दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड की मोस्ट डिमांडेबल और यूजेबल करेंसी जो कि अमेरिकन डॉलर या यूएस डॉलर के नाम से जानी जाती है। लेकिन दोस्तों आज हम लोग इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? दोस्तों इसके बारे में आज हम लोग इसलिए भी बात कर रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने अपनी ही करेंसीज में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। अब दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में ये देखने की कोशिश करेंगे कि डॉलराइजेशन क्या है, डॉलर कैसे इंटरनेशनल मार्केट में आया, कैसे डॉलर वर्ल्ड की इंट्रोडक्शन हुआ और कैसे डी डॉलराइजेशन स्टार्ट हो गया और इससे क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है। क्या इससे रियली डॉलर जो है इंटरनेशनल मार्केट से खत्म होने वाला है या रियली इससे डॉलर पे कोई बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है, हम सब कुछ देखेंगे दोस्तों इस छोटी सी वीडियो में। बट बिफोर दैट दोस्तों प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। दोस्तों बात ही 1775 की, जब वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल कंट्री अमेरिका में एक रिवोल्ट स्टार्ट होता है। ये रिवोल्ट का केवल दोस्तों एक ही रीजन रहता है कि एक सेंट्रलाइज्ड करेंसी की डिमांड। अब दोस्तों ये सेंट्रलाइज्ड करेंसी की डिमांड इसलिए भी थी क्योंकि अमेरिका में ऑलरेडी ब्रिटिशर्स ने अपनी 13 कॉलोनीज सेटअप कर रखी थी। अब दोस्तों इन सभी 13 कॉलोनीज में जो भी ट्रेड होता था या तो वो पॉन्ड्स में होता था, या तो वो शेलिंग्स में होता था, या तो वो पाउंड्स में होता था। अब दोस्तों जो स्पेनिश थे वो अपने स्पेनिश डॉलर्स का यूज करते थे। तो इन सभी कारणों से कहीं ना कहीं अमेरिकन को ऐसा लग रहा था कि उनकी लिबर्टी, उनकी फ्रीडम, उनकी जो क्वालिटी है, उनकी जो पहचान है, आइडेंटिटी है, वो कहीं ना कहीं लूज हो रही है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए अमेरिकन ने 1775 में द ग्रेट अमेरिकन रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया। इस रेवोल्यूशन का केवल ऑलमोस्ट वन और ओनली वन एम था कि एक सेंट्रलाइज्ड करेंसी जो कि पूरे अमेरिका में यूज हो सके, हर कॉलोनी में यूज हो सके, और वो केवल एक अमेरिका की करेंसी होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों इससे भी बड़ा अचीवमेंट 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को मिलता है, जब सभी 13 कॉलोनीज अपने अपने कंट्रीज में वापस लौट जाती हैं और 4 जुलाई 1776 को द ग्रेट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का फॉर्मेशन होता है। अब दोस्तों विद इन 18 ईयर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कॉइनेज एक्ट कांग्रेस के द्वारा पास किया जाता। अब ये कॉइनेज एक्ट्स में दोस्तों सबसे बड़ा नियम ये था कि जिस भी व्यक्ति के पास सिल्वर हो वो अपना सिल्वर लेके आए मिंट के पास या ट्रेजरी डिपार्टमेंट के पास। वे ट्रेजरी डिपार्टमेंट उसे कॉइन में कन्वर्ट करेंगे। एट दैट टाइम दोस्तों $5, $20 और $10 के ही केवल कॉइन्स अवेलेबल थी। और ये जो भी कॉइन्स थे ये सिल्वर के बने हुए थे। इन कॉइन्स में एक साइड लिबर्टी का साइन और दूसरे साइड कितना डॉलर का सिक्का है वो प्रिंट किया जा सकता है, जैसे $5, $10 या $20। लेकिन दोस्तों इसमें एक प्रॉब्लम बाद में देखने को मिली। 1844 आते आते तक कहीं ना कहीं अमेरिका में एक प्रॉब्लम ये जनरेट हो रही थी कि इन्फ्लेशन होता था, सिविल वॉर्स होती थी, तो उनमें ये दिक्कत जाती थी कि इतना ज़्यादा सिल्वर आए तो आए कहाँ से, करेंसी प्रिंट करे तो करे कहाँ से। इस इशू को टैकल करने के लिए अमेरिका ने सोचा कि हमें एक ऐसी करेंसी चाहिए जो कि गोल्ड और सिल्वर की वैल्यूएशन, गोल्ड और सिल्वर की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड न करे। इसीलिए अमेरिका ने 1861 में नोट्स यानी पेपर करेंसी को लॉन्च किया। अब दोस्तों जो पेपर करेंसीज थी ये इक्विवेलेंट टू सिल्वर कॉइन्स होती थी। अब पेपर करेंसी जैसे ही 1861 और 1862 में लाई गई, सबसे पहले $1 की नोट छापी गई। अब दोस्तों $1 की हुई, फिर $2 की नोट छापी गई, फिर $5 की, फिर $10 की, फिर $20 की, फिर $50 की और $100 की नोट छापी गई। लेकिन दोस्तों समय समय पे $500 भी इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन उसे डिमोलिश कर दिया गया या उसे बैन कर दिया गया यूज के। तो अभी अवेलेबल 1, 2, 5, 10, 20 एंड $50 के, $100 के नोट्स अवेलेबल है यूएस में। अब दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि $1 जो था वो 100 सेंट्स के बराबर था, 10 सेंट्स 1 डाइम के बराबर था, 5 सेंट 1 निकल के बराबर हुआ करता था। अब दोस्तों यहाँ पर एक और प्रॉब्लम थी डुप्लीकेसी की, क्योंकि 1863 में जैसे ही ये प्रिवेल होने लगी पूरे मार्केट में करेंसी, इसकी डुप्लीकेसी भी क्रिएट होने लगी। तो कहीं ना कहीं अमेरिकन को ये चिंता थी कि अगर डुप्लीकेट नोट हाथ में आ जाते हैं तो उनका प्रॉपर यूज नहीं होगा, और वे गलत नोट अगर गलत हाथों में जाते हैं तो वे डुप्लीकेट क्रिएट होंगे, जिससे मार्केट में कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन हो जाएगा। कि एक्सेसिव नोट्स अगर मार्केट में अवेलेबल होंगी तो इन्फ्लेशन तो होना जरूरी है दोस्तों। इसीलिए इसे प्रिवेंट करने के लिए अमेरिकन ने एक ऐसी इंक डेवलप की जिस इंक को
कभी न कभी किसी न किसी तरीके से नहीं मिटाया जा सकता। एक ऐसी इंक जिसे किसी तरीके से नहीं मिटाया जा सकता, एक ऐसी इंक जिसे किसी भी विधि तरीके से नहीं मिटाया जा सकता। इसीलिए अमेरिकन्स ने एक साइड उस इंक को लगा दिया नोट में, एक साइड जो उनके फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं जॉर्ज वॉशिंगटन, उनकी तस्वीर लगा दी ताकि इसकी डुप्लीकेसी ना हो सके। अब दोस्तों इन कहीं ना कहीं डॉलर्स का इंट्रोडक्शन पूरे अमेरिका में हो गया था और इसे एज अ मोड ऑफ एक्सचेंज यूज किए जाने लगा था। लेकिन दोस्तों ये केवल जो डॉलर वर्ड है ये केवल इंट्रोडक्शन हुआ जो उसका 1792 में नहीं हुआ। क्वाइनेज एक्ट के साथ केवल डॉलर शब्द नहीं है। डॉलर शब्द शेक्सपियर के जो मैकबेथ प्ले है जो कि 1636 में ऑलमोस्ट अवेलेबल था मार्केट में, तो 1636 में ही शेक्सपियर ने ये पहले ही बता दिया था कि डॉलर जो होगी वो यूएस की करेंसी होगी, क्योंकि उन्होंने अपने प्ले में जिक्र किया था कि वो मोड ऑफ एक्सचेंज के रूप में डॉलर के यूज कर रहे हैं, ना कि पॉन्ड्स को, ना कि शिलिंग्स को। तो ये था दोस्तों इंट्रोडक्शन ऑफ डॉलर, कैसे डॉलर एक कंट्री की करेंसी बनता है। दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 1939 से लेकर 1945 के बीच में चला। इस वर्ल्ड वॉर 2 के कारण हर एक कंट्रीज में इनसिक्योरिटी, इंस्टेबिलिटी, जॉबलेसनेस और पुअर ग्रोथ रेट देखने को मिलती है। इन सभी के कारण से दोस्तों हर एक कंट्रीज कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी से जूझ रही थी, हर एक कंट्रीज में लेस डेवलपमेंट हो रहा था। इसीलिए हर एक कंट्री ने तय किया कि अब हमें अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना, हर एक कंट्रीज ने तय किया अब हमें अपनी कंट्री को डेवलप करना। अब डेवलपमेंट तो तभी पॉसिबल है दोस्तों जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो, क्योंकि जब तक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं होगा, फॉरेन रिजर्व्स की स्टॉकेज नहीं होगी, फॉरेन रिजर्व्स की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, तब तक कोई भी कंट्री डेवलप नहीं कर सकती थी। अब दोस्तों यहाँ पे सेकंड पॉइंट ये भी कहता है कि अगर किसी कंट्री के पास वीट एक्सेसिव मात्रा में है, किसी के पास राइस है, किसी के पास बार्ली है, किसी के पास टमाटो, किसी के पास पोटैटो, किसी के पास क्रूड ऑयल है, तो हर एक कंट्रीज के पास एक एक रिसोर्स, कोई ना कोई एक ऐसा रिसोर्स है जो कि ह्यूज अमाउंट में अवेलेबल है। वो कंट्री एक्सपोर्ट करना चाहती है, वहाँ दूसरे कंट्री से कुछ इंपोर्ट करना चाहती है। तो ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो, क्योंकि बार्टर सिस्टम हम यूज कर नहीं सकते थे दोस्तों। इसीलिए हमें एक ऐसी करेंसी चाहिए थी जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हो। अब दोस्तों हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 में अलाइड नेशन काफी ज्यादा पावरफुल नेशंस में मर्ज हुए। अलाइड नेशंस में सबसे ज्यादा पावरफुल कोई कंट्री थी तो वो थी अमेरिका, क्योंकि अमेरिका की जो इकोनॉमी थी दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी काफी ज्यादा स्टेबल थी। तो एक ऐसा नेशन जो कि काफी ज्यादा स्टेबल हो, एक ऐसा नेशन जिसके पास काफी ज्यादा स्टेबल इकोनॉमी, एक ऐसा नेशन जिसने अपनी पावर को प्रूव किया न्यूक्लियर बम गिरा के हिरोशिमा और नागासाकी में, तो हर कंट्रीज का विश्वास अमेरिका पे काफी ज्यादा बढ़ चुका था। इसी को ध्यान में रखते हुए अमेरिका के हैम्पशायर सिटी में एक कॉन्फ्रेंस होती है। उस कॉन्फ्रेंस में ऑलमोस्ट 44 कंट्रीज के 720 डेलीगेट्स पार्टिसिपेट करते हैं। अब इन डेलीगेट्स ने जैसे ही वहां पे पार्टिसिपेट किया तो उस कॉन्फ्रेंस का नाम था दोस्तों ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। अब ये जो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस थी दोस्तों, ये ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस का मेन कारण था कि एक इंटरनेशनल करेंसी प्रोवाइड करना जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हो। तो अमेरिका ने ब्रेटन वुड एग्रीमेंट्स में एक डॉलर को कहा कि ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल करेंसी होगी और इसे आप अपने मोड ऑफ एक्सचेंज में यूज कर सकते हैं। 35 पर डॉलर आउंस यानी $35 प्रति आउंस ग्राम सोना आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। मतलब 1 आउंस सोना अगर आप डिपॉजिट करते हैं, कोई भी कंट्री जिसके पास 28.315 ग्राम है सोना, तो वो अपना 28.315 ग्राम सोना ले जाएगी अमेरिका के पास, अमेरिका की ट्रेजरी में डिपॉजिट करेगी, वहां से उसे $35 के नोट्स वहां से मिल जाएंगे, जिससे वे अपने इंटरनेशनल ट्रेड्स में यूज होगी। और ऐसी जितनी भी कंट्रीज वहां पे पार्टिसिपेट की थी, उन सभी कंट्रीज के लिए मैंडेटरी था कि वो डॉलर को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज करें, जिसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी हर एक डॉलर की नोट्स की। तो इसी को ध्यान में रखते हुए डॉलर का इंटरनेशनल यूज बढ़ा। सेकंड दोस्तों यहाँ पे ये भी मेंशन किया कि जब कभी अमेरिका को जरूरत होगी डॉलर की, तो अमेरिका अपने गोल्ड रिजर्व सेल करेगा अदर कंट्रीज को, अदर कंट्रीज से डॉलर की नोट लेगा। थर्ड दोस्तों यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि जब कभी अमेरिका में इन्फ्लेशन को अवॉइड करने के लिए स्थिति आती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए वहाँ पे जो करेंसी अवेलेबिलिटी, जो करेंसी की प्रिंटिंग है वो लिमिटेड अमाउंट में होनी चाहिए। तो वहाँ पे अमेरिका ने डिसाइड किया कि हमें जो करेंसी प्रिंट करनी है वो एक लिमिटेड अमाउंट में होनी चाहिए, ताकि हर एक कंट्रीज में इक्विवेलेंट करेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन हो और हर एक कंट्रीज में काफी स्मूथ डेवलपमेंट और इकोनॉमी प्रॉस्पेरिटी हो सके। फोर्थ पॉइंट ये था दोस्तों कि जब कभी भी किसी भी कंट्रीज को गोल्ड की फिर आवश्यकता पड़ती है,
तो $35 प्रति औंस के हिसाब से, मतलब अगर आप $35 हमको देते हैं तो 28.315 ग्राम सोना आप अपना वापस ले सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ इसलिए बनाया गया इस ब्रेटन वुड एग्रीमेंट में, ताकि इंटरनेशनल ट्रेड फ्लोरिश हो सके, हर एक कंट्रीज की इकोनॉमी स्टेबलाइज हो सके। इसी को ध्यान में रखते हुए डॉलर को एज अ इंटरनेशनली लॉन्च किया गया एज अ मोड ऑफ एक्सचेंज मीडियम ऑफ करेंसी। दोस्तों 1 नवंबर 1955 से लेके 23 अप्रैल 1975 तक यूएस वियतनाम वॉर चलता है। इस यूएस वियतनाम वॉर के कारण दोस्तों अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा सामानों के प्राइस में हाइक्स हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ में कमी आ जाती है, जिसके कारण कहीं ना कहीं यूएस डॉलर की जो वैल्यू थी वो डिटोरिएट होने लगती है, चेंज होने लगती है, उनमें ड्रॉप डाउन देखने को मिलता है। इसीलिए दोस्तों कहीं ना कहीं यूएस मार्केट पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिल रहा था यूएस वियतनाम वॉर का। सेकेंडली दोस्तों 1971 में जो ब्रेटन वुड एग्रीमेंट्स में कहीं ना कहीं जो कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, उनको कहीं ना कहीं डाउट हो रहा था कि आखिर ये अमेरिका के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है कि ये एक छोटी सी कंट्री से मोर देन 20 ईयर्स से वॉर कर रहा है। इसी को जानने के लिए सभी कंट्रीज ने डिसाइड किया कि एक सर्वे कराया जाए, एक ऑडिट कराया जाए मिंट्स का, टैक्सलों का, यानी प्रिंटिंग प्रेसेस का, जहां पे डॉलर्स को प्रिंट किया जाए। लेकिन 1971 में इस ऑडिट के ऑर्डिनेंस को अमेरिका ने मना कर दिया। इससे कहीं ना कहीं सस्पेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है दोस्तों कि क्या ये अमेरिका सही में ज़्यादा डॉलर छाप चुका है, क्या ये इसे मिसयूज़ कर रहा है डॉलर को। इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों फ्रांस अपना पूरा यूएस डॉलर के रिजर्व को लेके अमेरिका के पास पहुंच जाता है। अब दोस्तों जैसे ही अमेरिका के पास पहुंचता है तो अमेरिका इसकी करेंसी लेने को मना कर देता है, क्योंकि फ्रांस को उसके बदले गोल्ड चाहिए था। तो कहीं ना कहीं यूएस ने कहा कि हमारे पास इतना ज़्यादा गोल्ड नहीं है, तो हम आपको गोल्ड नहीं दे सकते, इसीलिए हम आपसे यूएस डॉलर इतना ज़्यादा नहीं ले सकते। अब इससे दोस्तों और भी ज़्यादा सस्पेंस हर एक कंट्रीज में क्रिएट हो जाता है। और जो यूएस डॉलर की वैल्यूएशन थी, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट में स्टार्ट हुआ था, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का सेटअप हुआ था ब्रेटन वुड एग्रीमेंट में, वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अब यूएस वैल्यू को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। यूएस वैल्यूएशन, जो डॉलर की वैल्यूएशन थी, वो और ज़्यादा कम होने लगी। अब जैसे डॉलर की वैल्यूएशन और ज़्यादा कम होने लगी, लोगों का सस्पेंस और ज़्यादा बढ़ने लगा। थर्डली दोस्तों 15 अगस्त 1971 को जो रिचर्ड निक्सन थे प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, उन्होंने अपने आप को टेम्परेरी रूप से, अस्थायी रूप से ब्रेटन वुड एग्रीमेंट से अपने आप को वापस कर लिया, अपने आप को पीछे खींच लिया। अब दोस्तों उन्होंने इस बात से पीछे कर लिया अपने आप को कि जो सोना, वो कह रहे थे कि जो $35 प्रति औंस, मतलब आप $35 लाइए अपना सोना ले जाइए, या अपना 28.5 ग्राम सोना लाइए, हमसे $35 ले जाइए। अब ये बात दोस्तों कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को यहाँ से वापस कर लिया। अब मतलब सोने के बदले पैसे और पैसे के बदले अब सोना नहीं मिल रहा था। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो यूएस की वैल्यू थी, डॉलर की जो वैल्यूएशन थी, वो और ज़्यादा कम हो गई। अब डॉलर की जब वैल्यूएशन और ज़्यादा कम हो गई तो जिस भी कंट्रीज़ के पास अब प्रेजेंट टाइम में सोना था, उन्होंने फटाफट और ज़्यादा यूएस डॉलर्स को इम्पोर्ट कर लिया, यूएस डॉलर उन्होंने और ज़्यादा एक्यूमुलेट कर लिया। अब जैसे ही जिसके पास जितना ज़्यादा फॉरेन रिजर्व यूएस डॉलर हो गया, वे उतना ही ज़्यादा एक्यूमुलेट और करने में लगे थे। लेकिन दोस्तों इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा घट चुकी थी। तब रिचर्ड निक्सन ने सोचा कि कहीं ना कहीं सऊदी अरब से डील की जाए, क्योंकि सऊदी अरब दोस्तों उस टाइम इजराइल से हार चुका था युद्ध में, तो उसकी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा डिटोरिएट हो चुकी थी। तो कहीं ना कहीं सऊदी अरब चाह रहा था कि हमारी इकोनॉमी को स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड किया जाए। अब इस स्टेबलाइजेशन को प्रोवाइड करने का केवल एकमात्र सऊदी के पास सॉल्यूशन था कि यूएस से डील साइन करे। यूएस का कहना था दोस्तों कि आप हमारा डॉलर लीजिए, डॉलर को एज अ मोड ऑफ एक्सचेंज यूज कीजिए, और आप हमें पेट्रोल और क्रूड ऑयल सेल करिए। तो दोस्तों सऊदी अरब के जो तत्कालीन राजा थे, उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार लिया और वहाँ पर यूएस डॉलर, जो कि मोड ऑफ पेमेंट्स के रूप में यूज़ किया जाने लगा। तो अब किसी भी कंट्री को क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम या कुछ भी खरीदना हो तो उसे डॉलर ही लेके जाना पड़ता था, और वो डॉलर के बदले ही वहाँ से तेल मिलता था। तो बहुत ज़्यादा सभी कंट्रीज़ ने अपने अपने डॉलर्स के बदले तेल इकट्ठा करने की कुछ शुरुआत कर दी, और इस तरह फिर से ये जो डॉलर है, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज का पार्ट बन गया। और जो सोने के बदले पैसा और पैसे के बदले सोना था, ये कहीं ना कहीं ये बंद हो गया जब से रिचर्ड निक्सन ने वो एग्रीमेंट तोड़ा। अब इसकी बात ये थी दोस्तों कि आज भी वर्ल्ड का 2/3 गोल्ड रिजर्व जो है वो यूएस के पास है। इसी कारण के कारण हम लोगों ने देखा कि कैसे एक नेशन की करेंसी डॉलर वर्ल्ड वाइड मोस्ट एक्सेप्टेबल, मोस्ट डिमांडेबल और मोस्ट अप्रिशिएबल करेंसी में कन्वर्ट हो जाती है। इसी पूरे फिनोमिना को
हम लोग डॉलराइजेशन कहते हैं। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि डी डॉलराइजेशन क्या है। तो दोस्तों डी डॉलराइजेशन का मतलब होता है कि डॉलर का यूज कम करना, डॉलर पे डिपेंडेंसी को कम करना। और इस डॉलर की डिपेंडेंसी को कम करने के लिए सबसे आगे इसमें अगर कोई कंट्री है तो वो है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में ड्रॉट आ जाने के कारण दोस्तों वहाँ पे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कम हो गया। अब एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कम हो गया तो वहाँ पे जो फॉरेन कैश रिजर्व था, जो यूएस डॉलर रिजर्व था, वो काफ़ी कम हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पे इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी प्रोड्यूस होने लगी। इसीलिए दोस्तों अर्जेंटीना ने डिसाइड किया कि अब वो 18 यूएस बिलियन डॉलर का ट्रेड, जो पहले यूएस बिलियन डॉलर क्योंकि यूएसडी में करता था, अब वो चाइना के साथ युआन में करेगा और वो पे करेगा अब युआन में। अब दोस्तों सेकंड कंट्री है ब्राजील। ब्राजील ने भी चाइना के साथ डील फाइनल की। ब्राजील ने कहा कि हम यूएस 150.5 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड हम यूएस डॉलर्स में करते थे, अब हम वो चाइनीज युआन में चाइना के साथ करेंगे। बोलीविया दोस्तों, बोलीविया के प्रेसिडेंट लुइस आर्के ने भी रिवील किया कि अब हम जो भी चाइना के साथ ट्रेड सेटलमेंट्स करेंगे वो युआन में करेंगे। दोस्तों चाइना खुद ही जो भी ट्रेड सेटलमेंट्स अब रशिया के साथ करता है, सऊदी अरेबिया से पेट्रोल खरीदता है, जो भी कुछ कर रहा है वो भी युआन में कर रहा है। यूरोप की कुछ कंट्रीज दोस्तों जैसे ही हमारा यूक्रेन वॉर स्टार्ट होता है तो यूरोप की कंट्रीज ने सभी ने एक हैवी सैंक्शंस लगा दिया है रशिया में। तभी रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने तय किया कि अब जो भी हमारे यहाँ से नेचुरल गैस खरीदेगा, तो उन्होंने एक लिस्ट बनाई अनफेयर नेशंस की। अब इस अनफेयर नेशंस के जो भी कंट्रीज होंगे दोस्तों, इन्हें अगर कभी भी कोई भी अगर नेचुरल गैस या कोई भी सामान खरीदना है तो इन्हें रूबल्स में ही पे करना पड़ेगा। केवल ये अनफ्रेंडली नेशंस के लिए एग्रीमेंट था। अब दोस्तों इसके कारण उन्हें लगा कहीं ना कहीं यूरोपियंस को कि हमारा जो सैंक्शंस है वो हमारा सैंक्शंस वैलिड नहीं होगा। तो ये बात कहीं ना कहीं हद तक सही भी थी दोस्तों। फिर बाद में जो यूरोपियंस कंपनीज थी उन्हें तो जरूरी था नेचुरल गैस, तो उन्हें एग्री होना ही पड़ा नेचुरल गैस को खरीदने के लिए, और वो भी रूबल्स में। बाद में दोस्तों घाना के जो वाइस प्रेसिडेंट थे महमूदू बाबूमिया, उन्होंने कहा कि हम ऑयल खरीदेंगे, गोल्ड खरीदेंगे, कुछ भी खरीदेंगे तो अब हम युआन में ही खरीदेंगे। रशिया दोस्तों, रशिया, टर्की और रशिया ने भी तय कर लिया कि अब रूबल्स में ही हम नेचुरल गैस का ट्रेड करेंगे। बाद में दोस्तों रशिया और इंडिया ने भी तय किया कि हम रुपी और रूबल्स में मतलब हम लोग करेंगे ट्रेड। फिर सऊदी अरेबिया के फाइनेंस मिनिस्टर जो है दोस्तों मोहम्मद अल जादेन, उन्होंने भी किया कि अब हम ओपन ट्रेड करेंगे लेकिन यूएस डॉलर्स पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। यूएस डॉलर पे पहले बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी, यूएस करेंसी मजबूत हो गई, तो इन्हीं सब कारण के कारण दोस्तों यूएस डॉलर और मजबूत हो गया। अब वेनेजुएला में भी डिसाइड किया दोस्तों कि अब हम या तो यूरो में पे करेंगे, या तो युआन में लेंगे, या तो रूबल में पे करेंगे। तो इन्हीं सब के कारण दोस्तों फॉरेक्स रिजर्व में काफी ज्यादा बदलाव आ गया है। अब दोस्तों अगर बात करें आईएमएफ की रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक, तो आईएमएफ की रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक 71% जो कि फॉरेक्स यूएस डॉलर रिजर्व था इन 1999, वो कि अब घटकर 59.9% में आ चुका है। अलावा भी कुछ ऐसे देश थे दोस्तों जहां पे उन्होंने ट्रेड सेटलमेंट्स को युआन में करने का फैसला लिया, जैसे इजिप्ट, म्यांमार, कजाकिस्तान, रशिया एंड कुछ ऐसे भी ट्रेड एग्रीमेंट्स दोस्तों देखने को मिलते हैं जो काफ़ी ज़्यादा डी डॉलराइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं, जैसे कि इंडिया और रशिया का ट्रेड। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि पहले इंडिया और रशिया का जितना भी ट्रेड होता था, चाहे वॉर की बाइंग और सेलिंग हो, वॉर इक्विपमेंट्स हो, मशीनरीज हो, आर्टिलरीज हो, या कि नेचुरल गैस हो, या कुछ भी हो, वो तभी होता था दोस्तों जब यूएस डॉलर का मेथड ऑफ एक्सचेंज हो। लेकिन अब जब से ये बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, इसमें रुपी और रूबल्स को दोस्तों प्राथमिकता दी गई। सेकेंडली दोस्तों ब्राज़ील और चाइना का जो 2013 में एग्रीमेंट हुआ, इसके कारण अब जो भी पेमेंट होगी वो युआन में ही होगी। ऑस्ट्रेलिया, रशिया, जापान, ब्राज़ील, ईरान, ये सभी भी कंट्रीज युआन में पे करने को तैयार हो गई और अपनी अपनी करेंसीज में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने को तैयार हो गई हैं। तो पहले जितनी भी पेमेंट हुआ करती थी वो स्विफ्ट मेथड से हुआ करती थी। स्विफ्ट का फुल फॉर्म है दोस्तों द सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इसको हम लोग स्विफ्ट भी कहा करते थे दोस्तों। ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और पेमेंट्स के लिए हुआ करती थी। जैसे हमें वर्ल्ड वाइड पेमेंट करना है, एक कंट्री को दूसरे कंट्री में पेमेंट करना है, तो ये स्विफ्ट ही जो थी उसके माध्यम से इंटरनेशनली पेमेंट्स हुआ करती थी। लेकिन जब से दोस्तों डी डॉलराइजेशन बढ़ा तो चाइना ने अपना अलग से इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम इन्वेंट किया। इस पेमेंट सिस्टम का नाम है क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंकिंग पेमेंट सिस्टम, दैट इज CIPS। अब दोस्तों CIPS चाइना ने बनाया, तो चाइना जिसके साथ युआन में ट्रेड करता है वो CIPS यूज करते हैं।
यूरोस जहाँ यूज होता है वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंज यूज होता है, दैट इज इंस्टेक्स। अब जहाँ पे ईरान वगैरह ट्रेड करते हैं वहाँ पे जॉइंट कॉम्प्रेसिव प्लान ऑफ एक्शंस आते हैं। तो इस तरह हर कंट्रीज ने कहीं ना कहीं अपने एक दो ऐसे ट्रेड सेटलमेंट्स के प्लान्स बना लिए, ट्रेड सेटलमेंट्स के मेथड्स बना लिए हैं दोस्तों, अदर देन दिस, ताकि उन्हें अब यूएस डॉलर्स में डिपेंड ना रहना पड़े। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट स्टोरी डॉलराइजेशन और डी डॉलराइजेशन के बारे में, कैसे एक छोटी सी कंट्री से डॉलर इमर्ज होता है, वर्ल्ड वाइड कंट्रीज तक अपने नेटवर्क को स्टैब्लिश होता है और वर्ल्ड वाइड मोस्ट ट्रस्टेबल और एक्सेप्टेबल करेंसी के फॉर्मेट में अवेलेबल होता है। लेकिन कैसे ही एक बहुत बड़ी सी करेंसी जो कि 71% पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल रहती है, वो धीरे धीरे घटकर अब 59.9% पे आ गई। अब दोस्तों डी डॉलराइजेशन एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि हर एक कंट्री जब अपनी ही करेंसी पे अगर ट्रेड करने लगती है तो फिर वहां पर दोस्तों डॉलर पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। अगर डॉलर पे डिपेंडेंसी कम हो जाती है तो जो डॉलर की वैल्यूएशन का डेटोरिएशन है, अगर वे डॉलर की वैल्यू किसी भी मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट्स के कारण वेरी करती है तो उस कंट्रीज पे इम्पैक्ट नहीं होगा, उस कंट्री की इकोनॉमी पे, जीडीपी पे, जीएनपी पे इम्पैक्ट नहीं होगा। ये थी दोस्तों कंप्लीट स्टोरी डी डॉलराइजेशन के बारे में। होप आप सभी के वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।